नमस्कार। इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर नंबर 9 होगा। इससे पहले जो 8 लेक्चर बताए गए हैं ना, वो अच्छे से पढ़ लीजिए। इतना सिंपल कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा। और मैं क्लास नोट्स भी इसके प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम में। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज का हमारा विषय है, आज का हमारा जो टॉपिक है, कांग्रेस का विभाजन। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। इसी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। दो धड़ों में कांग्रेस बट गई थी, एक गरम दल के नेता और नरम दल के नेता, या कहा जाए उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता। ये कौन कौन थे, यह आपने पूरा अच्छे से समझ लिया, मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए 1885 से 1905 का जो दौर रहा वो उदारवादियों का ही दौर रहा। इन्हीं की पॉपुलैरिटी अधिक थी, लेकिन इस 20 वर्षों में ना के बराबर ये काम कर पाए। और इसके अलावा और तो और अंग्रेज़ों ने इनको कुछ समझा ही नहीं, अंग्रेज़ों ने इनको कुछ वैल्यू नहीं किया, कुछ तवज्जो नहीं दिया। और 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन होते ही पूरे देश में एकदम गुस्से वाला माहौल बन गया। सब आग बबूला जितना अंग्रेज़ों पर हो रहे थे, उतना इन कांग्रेस नेताओं पर हो रहे थे कि भैया ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके रहते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो गुस्से हो गए। अब बंगाल का विभाजन हो गया, चलिए ठीक है। अब जब आंदोलन चलाने की बात आई, तो उसमें भी नरम दल के नेता गरम दल वालों की बात मानने को तैयार नहीं थे। आंदोलन चलाने के लिए तैयार थे, लेकिन ये कहते थे कि भैया आंदोलन को छोटे लेवल पर चलाओ। गरम दल वाले कहते थे कि हम पूरे इंडिया में इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, लेकिन नरम दल वाले कहते थे नहीं नहीं, अंग्रेज नाराज हो जाएंगे, इसलिए आप छोटे लेवल पर अर्थात पूरे बंगाल में ही सीमित रखो इसे। बंगाल विभाजन किया है तो बंगाल में सीमित रखो, पूरे देश में ले जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन गरम दल वाले कहते नहीं, और गरम दल वाले कह रहे थे हम बहिष्कार करेंगे। तो नरम दल वाले कह रहे हैं ठीक है भैया बहिष्कार करो, लेकिन गरम दल वाले कह रहे थे कि हम हर चीज़ का बहिष्कार करेंगे जो अंग्रेज़ों से जुड़ी होगी, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो, चाहे कोई सर्विस हो। मतलब गरम दल वालों का कहना था लाल बाल गोपाल, सॉरी लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, गो आपके बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ऐसे जो उग्रवादी नेता थे, ये कहते थे कि हर चीज़ का बहिष्कार करो। जो इनकी वस्तुएं हैं, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं, इनका बहिष्कार करेंगे। इनकी सर्विस, जो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नौकरियां, सब बहिष्कार की जाएंगी। लेकिन नरम दल वाले ये मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं केवल वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, जैसे अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए कपड़े हैं और इनके द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं वस्तुएं, उनका बहिष्कार किया जाए। सर्विस का बहिष्कार की नहीं किया जाए, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार ना किया जाए, क्योंकि हम अभी सक्षम नहीं हैं कि हम अपने स्कूल अच्छे लेवल पे बना सकें, ये वो। तो ये बहाना मारा। तो इन दोनों में मतभेद हो गए, विचारधारा को लेकर मतभेद हो गए। अब विचारधारा की बात आ गई है, तो कांग्रेस के जो दोनों धड़ों की विचारधारा आपको समझ में आनी चाहिए, सोच इनकी क्या थी वो समझ में आना चाहिए। ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि भैया इनका विभाजन तो होना तय था। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में जो अंतर था, इनकी विचारधारा में अंतर क्या था वो पढ़ेंगे। और 1906 में आपका मुस्लिम लीग का भी स्थापना हो जाता है। 1907 में ये हुआ ना आपका, ये पेन ले लेता हूँ, 1907 में आपका ये विभाजन हुआ ना, तो 1906 में आपका मुस्लिम लीग का भी गठन हो गया था। अब उदारवादियों पे और प्रेशर आ गया कि भैया अब बताइए, लोग ही आपसे संतुष्ट नहीं है, अपनी अपनी अलग अलग पार्टियां बना रहे हैं, आप सबको साथ में जोड़ ही नहीं पा रहे हो। तो और विवाद गर्माता चला गया। और 1907 में ऐसी नौबत आ जाएगी भैया कि मार धाड़ हो जाएगी, हाथापाई हो जाएगी, उठा उठा के पटकना शुरू कर देंगे। बड़े बड़े नेताओं को जूते मार दिए गए थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कितनी बड़ी हस्ती थे, उनको भी जूते मारे गए थे। ऐसा अंग्रेजों ने अपनी किताब में लिखा है। वहाँ हकीकत क्या था ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। अंग्रेजों, जो अंग्रेज राइटर थे वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने अपनी किताबों में ऐसा लिखा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आपके और जो बड़े बड़े नेता थे, इनको जूते से मारा गया। चलिए अब पढ़ते हैं उदारवादी उग्रवादियों में अंतर। सबसे पहले उदारवादियों की बात करते हैं, नरमपंथियों की बात करते हैं। नरमपंथी जो लोग थे ना,
इनकी ब्रिटिश न्यायप्रियता में पूरा विश्वास था। अंग्रेजों पर पूरा विश्वास रखते थे, उनके द्वारा कानून पर पूरा विश्वास रखते थे। ये समझते थे कि हमारा भला तो यही कर पाएंगे, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है अगर इनको समझ में आ जाए तो ये हमारा भला कर देंगे। हमारी प्रॉब्लम बस इनको नहीं पता लग पा रही, इसलिए चिट्ठियां लिखा करते थे प्रॉब्लम बताने के लिए, याचिका दिया करते थे। ये नरमपंथियों का काम था, ये काम करने का रूल था। जबकि गर्मपंथी इससे बिल्कुल विपरीत, उनका ब्रिटिश न्यायप्रियता पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। इनको ये था कि जो भी मिलेगा हड़ताल करके, हक से लड़ाई करके ही मिलेगा, ऐसे प्यार से कुछ नहीं मिलने वाला है। ये उदारवादी नेता कह रहे थे कि हमें संवैधानिक दायरे में रहकर ही अपने लक्ष्य को पाना है, कि मतलब कोई भी कानून नहीं तोड़ना है। अगर मांगे नहीं मानी जा रही तो दोबारा से मांग करते हैं, लेकिन एक संवैधानिक तौर पर, ठीक है, एक रूल के अंदर रह के। रूल नहीं तोड़ना है, कानून नहीं तोड़ना है। जबकि इसके विपरीत ये कहते थे कि हमको बस अपना हक चाहिए, तो सारे कानून तोड़ने के लिए भी तैयार थे ये गर्मपंथी नेता। लेकिन याद रखिएगा, ये हिंसक नहीं थे। गर्मपंथी लोग भी हिंसक नहीं थे, हिंसक थे हमारे क्रांतिकारी लोग, जो देश के लिए हिंसा करने को तैयार थे, अपनी जान क्या, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। तो असंवैधानिक तरीके अपनाने को तैयार थे गर्मपंथी, जिसमें बहिष्कार करते थे, हड़ताल करते थे, विरोध करते थे, ठीक है, चक्का जाम करते थे, ये सब करने को तैयार थे। वेस्टर्न एजुकेशन का समर्थन करते थे नरम दल के नेता, जो पश्चिमी जो शिक्षा थी उसका समर्थन करते थे। जबकि जो गर्मपंथी नेता थे वो आलोचक थे। वो कहते थे कि भारतीय शिक्षा को अपनाया जाए, भारतीय कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। ये स्वशासन की मांग करते थे नरम दल के नेता। स्वशासन का मतलब समझ पा रहे हैं कि जैसे अंग्रेजों का रूल चल रहा है, ठीक है, तो अंग्रेजों के रूल में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी काम करने वाले नौकरियां हैं, उसमें इंडियंस को भी, हमको भी शामिल किया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ से सब बोरिए बिस्तरा उठा के चले जाओ और यहाँ से भाग जाओ, नहीं, आप वायसराय हो, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन जो आईसीएस अधिकारी जैसे मान लीजिए आप नियुक्त कर रहे हैं, उसमें इंडियंस भी होने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं केवल अंग्रेज ही हों। ये कहते थे पुलिस में हमको भी ज्वाइन कीजिए, अच्छे अच्छे पदों पर हमको भी ज्वाइन कीजिए, नेता जो हैं हम भी नेता बनाइए। लेकिन जो गर्म दल के नेता थे वो कहते थे ना ना बच्चों, ये नहीं होगा। पूर्ण स्वराज चाहते थे, कि मतलब कहते थे वायसराय भी हमारा हो, और किसी भी कुर्सी पे बैठा हुआ छोटे से छोटा अधिकारी भी हमारा हो, मतलब हमारा राज हो, हमारा पूर्ण स्वराज हो, ठीक है, पूर्ण स्वराज हो, ये चाहते थे ये लोग। हालांकि शुरुआत में स्वराज की परिभाषा गर्म दल वालों के लिए यही थी कि ऊपर से हम ब्रिटेन के अंडर ही रहें, कोई दिक्कत नहीं, हम ब्रिटेन के उपनिवेश ही रहें, लेकिन जो इंडिया में रूल कर रहे हैं सब कुछ सिस्टम, वो इंडियंस ही हो, हमारा वो स्वराज, इनका विचार था। लेकिन आगे आगे स्वराज की परिभाषा इनके लिए बदली, तो स्वराज का मतलब इन्होंने कह लिया पूर्ण स्वराज, कि मतलब बिल्कुल भी हम स्वतंत्र हों, जैसे ब्रिटेन एक देश स्वतंत्र है वैसे हम भी स्वतंत्र हों, ठीक है। ये और साधारण जनता को अपने साथ जोड़ने में हिचकिचाते थे नरम दल के नेता लोग। इनका ये कहना था कि साधारण जो जनता है, वो जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको ना जोड़ा जाए, क्या पता वो कानून तोड़ देंगे और उसके बाद कार्यवाही कर देंगे ये अंग्रेज वाले। लेकिन साधारण जनता ही मेन पावर है, ये गर्म दल वालों की सोच थी। साधारण जनता जो है उनके पास पावर है, उनके पास त्याग की भावना है, इनको साथ में लेकर चलना है, ये गर्मपंथियों का विचारधारा थी। तो ऐसी विचारधारा एक ही ग्रुप में बैठी हुई है तो हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो शुरुआत से ही लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी, लेकिन शुरुआत में गर्म दल वालों को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, इतना उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, तो इस कारण से काम चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे जब नरम दल वाले फेल हो रहे थे तो पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हो गई थी जो आपके गर्म दल वालों की। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बंगाल का विभाजन हो जाएगा 1905 में। बंगाल के विभाजन के बाद और इन दोनों के बीच में खटास आना शुरू हो गई। फिर 1906 में आपका विभाजन हो गया, सॉरी, मुस्लिम लीग का गठन हो गया, तो और
खटास आना शुरू हो गई। तो 1905 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी लड़ाई हुई, विवाद हुआ। 1906 के अधिवेशन में भी विवाद हुआ। 1907 में इतना विवाद बढ़ गया कि तोड़ना पड़ा सब कुछ रिश्ता। हालांकि बाद में आगे चलकर आप देखेंगे वो जुड़ जाएंगे 1916 में, जब लखनऊ में अधिवेशन होगा। अब देखिए, अब कारण की ओर चलते हैं कि क्या कारण थे इनके विभाजन के। 1907 में जो विभाजन हुआ उनके कारण क्या थे, समझने का प्रयास करते हैं। तो 1905, 1906, 1907 का अधिवेशन को एनालिसिस करेंगे क्या हुआ था यहाँ पे। तो 1905 का अधिवेशन होता है बनारस अधिवेशन, आप सभी को पता है। गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर अध्यक्ष बनाए जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ये आप सभी को पता है। तो बंग भंग आंदोलन की बंग भंग जो हुआ था, बंगाल विभाजन, बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन जो हुआ था, आलोचना की गई गरम दल वालों के द्वारा भी और नरम दल वालों के द्वारा भी। इसकी आलोचना तो हुई क्योंकि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर में ही हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। और ये जो बनारस अधिवेशन, जो भी अधिवेशन होते थे वर्ष के लास्ट में होते थे, 28, 29, 30 दिसंबर को होते थे। तो यहाँ पर बंग भंग का आलोचना किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। और जो आपके आंदोलन चल रहे थे उन आंदोलन को मंजूरी दे दी गई कि ठीक है भैया, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन चल रहे हैं ना, वो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नरम पंथियों ने कहा कि जो हम आंदोलन चलाएंगे वो संवैधानिक होना चाहिए, ठीक है। जबकि इन्होंने कहा कि नहीं भैया, संवैधानिक उद्यानिक हम नहीं देखेंगे, हमको पूरे राष्ट्र को जोड़ना है, पूरे राष्ट्र में ये बढ़ाना है, इस आंदोलन को बढ़ाना है। तो चाहे संविधान टूटे, चाहे उनका कानून टूटे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना है, बहुत बड़े लेवल पर लेके जाना है। तो ये मतभेद था। उसके अलावा 1905 नवंबर 1905 से और मार्च 1906 के बीच में इंडिया में आए हुए थे प्रिंस ऑफ वेल्स। जब भी कोई बड़ी हस्ती आती थी, कांग्रेस का ये नियम होता था, वो अपने अधिवेशनों में उनके स्वागत का प्रस्ताव पारित करती थी। पूरा एक संवैधानिक तौर पर शुरुआत से ही कांग्रेस चल रही है। भले कोई अंग्रेज देखे या ना देखे, इसको प्रोत्साहित करे या ना करे, लेकिन ये अपने नियम से चलते थे। तो जो बड़ी हस्ती कोई आती थी उसका स्वागत प्रस्ताव पारित करते थे। तो स्वागत प्रस्ताव रखा गया मीटिंग में कि भैया जो प्रिंस ऑफ वेल्स आए हुए हैं इनका स्वागत किया जाए, ठीक है, इनके स्वागत को हाँ किया जाए। तो हाँ करे या ना करे उससे कोई लेना देना तो है नहीं, कि ऐसा तो है नहीं कि ये ना कर देंगे तो प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन इनका एक कानून था कांग्रेस वालों का। तो प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का स्वागत प्रस्ताव रखा गया, वो पास हो गया। जबकि इससे नाराज थे, गरम दल के लोग नाराज थे, लेकिन वो इतनी मेजोरिटी में नहीं थे कि वो इस प्रस्ताव को हाँ कर पाए। उन्होंने ना कहा और नरम दल वालों ने हाँ कहा, लेकिन मेजोरिटी से ये प्रस्ताव पारित हो गया। इसके कारण भी दोनों में, गरम दल और नरम दल में टकराव उत्पन्न हो गया। शुरुआत से ही नरम दल मेजोरिटी में था, गरम दल माइनॉरिटी में था, तभी इनकी बात कुछ नहीं मानी जा रही थी, ठीक है। और इससे गरम दल क्या हो गए, नाराज हो गए। तो 1905 का जो अधिवेशन हुआ इसमें नाराजगी आ गई। अब 1906 का अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता का अधिवेशन, इसमें नरम दल वाले कहते हैं कि भैया इसमें हमारा आदमी बनना चाहिए। उन्होंने बोल दिया रास बिहारी घोष जी को अध्यक्ष बनना है। जबकि गरम दल वालों ने कहा ना ना, या तो लाला लाजपत राय को बनाओ या बाल गंगाधर तिलक को बनाओ, दोनों में से किसी एक को बनाओ, नहीं तभी हम मानेंगे। तो दोनों में भिड़ गए, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों मतलब गरम दल दोनों और नरम दल में झगड़ा हो गया। तो उसके बाद बीच का रास्ता आया गया। तो दादा भाई नौरोजी ऐसी शख्सियत थे, ना इनको नरम दल वाले बोल सकते थे ना गरम दल वाले बोल सकते थे, इतने बड़े स्टेटस थे। आपको मैं एक एग्जांपल बता दूं, ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ब्रिटेन का, लोअर सदन, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है तो लोअर सदन, वहाँ जो हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, उसके ये सदस्य रह चुके हैं। तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, ये बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया, तो कोई नहीं बोला, तो ये मामला किसी तरीके से टल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे झगड़ा हो रहा था नरम दल गरम दल के बीच में अध्यक्ष बनाने को लेकर, तो ये किसी तरीके से टाल दिया गया, दादा भाई नौरोजी बन गए अध्यक्ष। और यहाँ पर इतना प्रेशर आया
गरम दल वालों का कि स्वराज शब्द पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द पहली बार अपनाया गया कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। स्वराज शब्द याद रखिए, ये ऐसे नहीं मान लिया गया था, बहुत प्रेशर था गरम दल वालों का। ठीक, लेकिन याद रखिए स्वराज जो था इसका मीनिंग नहीं बताया गया था, इसको परिभाषित नहीं किया गया था कि मतलब क्या, इसका मीनिंग नहीं, मतलब पूर्ण स्वराज या छोटे लेवल पर स्वराज की, मतलब छोटे लेवल पर हमको राज दे दिया जाए, हम रूल करें, बाकी पूरा अंग्रेजों का ही रूल हो। तो ये परिभाषित नहीं किया गया था, जो आगे चलकर विवाद का और कारण बना गरम दल नरम दल के बीच में। और यहाँ प्रस्ताव रखे गए, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया और परिभाषित किया गया नरम दल वालों के द्वारा कि भैया स्वदेशी आंदोलन तो चलाएंगे लेकिन, या बहिष्कार आंदोलन तो चलाएंगे लेकिन छोटे लेवल पर बंगाल में चलाएंगे। लेकिन गरम दल वाले कह रहे थे नहीं कि पूरे इंडिया में हमको चलाना है, और फाइनली गरम दल वालों ने की ही बात मानेगी, पूरे इंडिया में ये लगभग लगभग चलाया गया। तो इस बात को लेकर कर भी मतभेद हो गए। और नरमपंथी कह रहे थे कि जो आपकी अंग्रेजों की वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करते हैं, लेकिन गरम वाले दल वाले कह रहे थे कि नहीं, वस्तुओं का नहीं, सेवाओं का भी बहिष्कार कीजिए, बहुत पूर्ण बहिष्कार कीजिए, छोटे लेवल पर नहीं। तो इनके बीच में जो है झगड़ा हो गया। नरमपंथियों की ये सोच थी कि बहुत अच्छा समय नहीं है कि अंग्रेजों पर वार किया जाए, जैसे बहिष्कार करके, अगर पूर्ण बहिष्कार करेंगे अंग्रेजों को बहुत चोट पहुंचेगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, नरम दल वाले कह रहे थे। गरम दल वाले कह रहे थे नहीं, ये बहुत अच्छा मौका है, पूर्ण बहिष्कार किया जाए और स्वराज जो है स्वदेशी चीज़ें अपनाई जाए। ठीक है, ये अंग्रेजों के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार होगा और यही बहुत अच्छा समय है, ये गरम दल वाले कह रहे थे। तो आप समझ पा रहे सोच पर कितनी अलगाव है दोनों में, तो इस कारण से ये झगड़ा हुआ। तो यहाँ डिसाइड किया गया कि भैया जो अगला अधिवेशन होगा ना वो नागपुर में होगा, और नागपुर में अधिवेशन होगा और इसकी अध्यक्षता या तो लाला लाजपत राय करेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक करेंगे। तो ये पूरा तय हो गया था, सब समझ भी गए थे, चलिए ठीक है भैया इतना प्रेशर दे रहे हैं तो होगा। लेकिन ऐन मौके पर फिरोज शाह मेहता जी जो थे ना, इन्होंने बदल दिया जगह और सूरत कर दिया, और बाल गंगाधर तिलक सूरत के ही रहने वाले थे, और सूरत जो जहाँ का रहने वाला होता है वहाँ अगर अधिवेशन होता है तो वहाँ का वो अध्यक्ष नहीं बन सकता है। तो इस कारण से बाल गंगाधर तिलक को नहीं बनाया गया, और नरम दल के जो नेता थे रास बिहारी घोष, उनको बना दिया गया। सूरत अधिवेशन हुआ 1907 का। तो यहाँ पे रास बिहारी घोष को ज्यों ही अध्यक्ष चुना गया तो इतने आग बबूला सब गरम दल वाले हो गए थे कि अब कुछ भी कारण मिलता तो लड़ाई हो जाती। ठीक है, तो इस विचारधारा, इस नरमपंथी और गरमपंथी अपनी अपनी विचारधारा को लेकर अड़े रहे और दोनों के बीच में मारपीट हो गया, और इतना भयंकर मारपीट हुआ कि जूते चप्पल चलने लग गए। तो फिरोज शाह मेहता, ये जो फिरोज शाह मेहता है इनको जूता लगा था, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जूता लगा था। ठीक है, ये और नोट कर लीजिएगा, ये जो यहाँ पर सूरत अधिवेशन में जो गरम दल और नरम दल के बीच में विभाजन हुआ ना, इस विभाजन को एनी बेसेंट ने कहा कि ये कांग्रेस के इतिहास का एक काला दिन है। कांग्रेस के इतिहास का काला दिन बिताया एनी बेसेंट ने। ठीक, अब उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल। कब की बात है? दिसंबर 1907 की बात है। ठीक, और 1906 में ऑलरेडी मुस्लिम लीग का गठन हो गया, तो मुस्लिम अलग, कांग्रेस के दो, नरम दल गरम दल अलग, अब 3 गुटों में बटा हुआ है। तो यहाँ पे समझिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, नरम दल, अरे ये क्या है, नरम दल एक गुट है, एक गुट है गरम दल, और एक है मुस्लिम लीग, जहाँ पर मेजोरिटी में मुस्लिम इनके साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम कांग्रेस के साथ भी जुड़े हुए थे।
अब ये तीन अलग अलग हो गए, तीनों एक दूसरे से एक तरीके से वैर चल रहे हैं। और ये मुस्लिम लीगों को दोस्त, मुस्लिम लीग को अपनी ओर कर लिया अंग्रेज़ों ने। और नरम दल वाले भी अंग्रेज़ों के ही प्रिय थे, लगभग उनसे बनती थी। और बचे गरम दल वाले, और यही बहुत खतरनाक थे। अंग्रेज़ों को भी पता था कि गरम दल वाले ही हमारे लिए एक कांटा बनेंगे, बाकी सबको तो हम मीठी गोली दे देंगे, ये शांत हो जाएंगे, बहका लेंगे, सब शांत हो जाएंगे। अब गरम दल वालों का दमन करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने भी रणनीति अपना ली कि भैया नरम दल वालों, मुस्लिम लीग वालों से समझौता कर लेते हैं, जो भी डिमांड है इनकी, आगे हम 1909 का एक्ट आने वाला है उसमें मान लेंगे, इनको वादा कर देंगे। और गरम दल वाले ये हमसे नहीं संभलेंगे, और ये बहुत ख़तरनाक है, इनकी पॉपुलैरिटी भी ख़तरनाक है, इनको दबा दिया जाए किसी तरीके से। तो अंग्रेज़ों ने इस रणनीति के तहत सोची विचारी एकदम रणनीति के तहत ऐसा किया भी। देखिए मैं बताता हूँ क्या किया उन्होंने। पहले ये मिटा दूँ, ये नोट्स आपको देने हैं ना, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे बच्चों। टेलीग्राम ज्वाइन करना, मैं यहाँ लिख दूँ @करंट अफेयर बाय रवि। करंट अफेयर्स है, कोई स्पेस नहीं है, अफेयर्स बाय रवि। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है पर्सनल, यहाँ पे आपको इसके PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथियों का दमन करना शुरू कर दिया है। देखिए कैसे किया, देखिए ये समझिए। थोड़ा कलर चेंज करने दीजिए, 2 मिनट रुकिए बच्चों। हाँ चलिए ठीक है। अब 1907 से 1911 में सरकार मुख्य तौर पर 4 ऐसे कानून लेकर आई है, जिससे मुख्य तौर पर टारगेट किया गया गरम दल वालों को ही। ये कानून कौन कौन से थे ये याद नहीं रखने हैं आपको, मैंने नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। राजद्रोही सभा अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, फौजदारी कानून अधिनियम, इसको संशोधित किया गया था, पहले से ही कानून था। भारतीय प्रेस अधिनियम, ठीक है। इसके तहत सबसे पहले तिलक जी को पकड़ा गया। तिलक जी को 6 साल की सज़ा हो गई, ठीक है। बर्मा में एक मांडले जेल है, वहाँ पर इनको सज़ा हो गई 6 साल की। कारण क्या था? कारण ये था, आप आगे पढ़ेंगे क्रांतिकारी जब आंदोलन एक चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे कि भैया एक थे खुदीराम बोस, देश के प्राइड, 18 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पर लटक गए थे। और एक थे प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। एक थे प्रफुल्ल चाकी और एक थे खुदीराम बोस। तो दोनों ने क्या किया, आपके किंग्सफोर्ड थे, जज थे बंगाल वाले इलाके में, ठीक है, जो आज बिहार में ही पड़ता है, वो पहले बंगाल वाला इलाका था। तो वहाँ पे जज थे, उनको मारने का प्लान बनाया। तो इन दोनों ने प्लान बनाया कि बम हम फेंक देंगे उसकी गाड़ी पर। लेकिन रात का अंधेरा था, वैसे ही गाड़ी से 2 महिलाएं आ रही थी, इन्होंने देखा नहीं, वो 2 अंग्रेज महिलाएं थी, तो उन पे बम फेंक दिया, वो मर गई। उसके बाद ये लोग भाग गए, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, गोली मार ली अपने आप को। और खुदीराम बोस पकड़े गए, उनको फांसी की सज़ा हो गई। और इसको न्यूज़ में छाप दिया तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने न्यूज़ में छापा अपने केसरी अखबार में। केसरी नामक अखबार चलाते थे वो ना, मराठी भाषा में, उसमें छाप दिया। और इसमें उन्होंने ऐसा लिखा, कुछ ऐसा लिखा, मीनिंग बताता हूँ मैं, कि भैया अगर अंग्रेज नहीं सुधरेंगे, हमको पूर्ण स्वराज नहीं देंगे ना, तो ऐसे कांड होते रहेंगे। तो अंग्रेज़ों को गुस्सा आ गया, उन्होंने, उनको बहाना भी चाहिए था कि ये इतने बड़े नेता हैं गरम दल के, इनको दबाना है। तो उन्होंने राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया और 6 साल की सज़ा हो गई। बर्मा जो आज म्यांमार है, वहाँ पर एक मांडले जेल है, वहाँ भेज दिया 6 साल। तो उस 6 सालों में इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, गीता रहस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तिलक जी को रास्ते से उन्होंने हटा दिया। और विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, इन्होंने संन्यास ले लिया। अब हुआ क्या, ये देखिए अरविंद घोष हैं, अरविंद घोष को सजा हो गई, मतलब इनको भी आगे आप पढ़ेंगे ही, इनको भी एक बम कांड में फंसा दिया गया अरविंद घोष को, ठीक है। और इनको जेल में रख दिया गया, और इनके विरुद्ध गवाही के लिए विपिन चंद्र पाल को बुलाया गया। लेकिन विपिन चंद्र पाल ने इनके खिलाफ गवाही नहीं दी, तो इन विपिन चंद्र पाल को भी जेल में रख दिया गया। और इनको इतनी प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि ये जब जेल से छूट के रहा, इन्होंने संन्यास ले लिया।
इन्होंने संन्यास ले लिया। और लाला लाजपत राय को भी कुछ दिनों के लिए जेल में रखा गया, उसके बाद छूट कर आए, वो चले गए अमेरिका, विदेश चले गए। तो ये देख रहे हैं बड़े बड़े जो चार नेता हैं, बाल, लाल और पाल, और इसके अलावा अरविंद घोष, ये सभी रास्ते से हट गए, इस आंदोलन से हट गए। तो इस कारण से 1908 तक ये आंदोलन जो है धीमा पड़ जाता है, एक तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक। अब अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग और नरमपंथियों के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाया और इनको बोला कि जो आपकी डिमांड है, नरमपंथी ने भी कुछ डिमांड की थी और मुस्लिम लीग ने ऑलरेडी पहले से डिमांड कर रखी थी कि हमारे लिए अलग निर्वाचन सिस्टम होना चाहिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली हमारे लिए होनी चाहिए ना। वो सब डिमांड इनकी 1909 के एक्ट में मानी जाएंगी। 1909 का जो एक्ट आएगा, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट भी इसको कहा जाता है, वो हम आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें इनकी बातें मान ली जाती हैं कुछ, तो इनको मीठी गोली देकर शांत करा दिया जाता है, और बेचारे जो उग्रवादी नेता थे, गर्मपंथी नेता थे, ये रास्ते से हट गए, तो अंग्रेजों को भी शांति मिल गई। लेकिन 1916 में फिर सब इकट्ठा होते हैं, जब तिलक जी जेल में छूटते हैं ना, उसके बाद फिर से खतरा अंग्रेजों के ऊपर से थोड़ा टला था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। मरते दम तक ऐसे क्रांतिकारी लोग थे ये, ऐसे राष्ट्रवादी लोग थे कि मरते दम तक देश के लिए जिए हैं। ठीक है। तो ये था बच्चों सूरत अधिवेशन, जो विभाजन हुआ था, ये पूरी कहानी। इसके बाद 1909 का मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम है, वो मैं आपको समझाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। फिर उसके बाद 1911 का जो दिल्ली दरबार लगाया गया था, तो ब्रिटेन के महाराजा और महारानी के स्वागत के लिए, उसमें महत्वपूर्ण घोषणा होती है कि बंगाल का जो विभाजन है वो समाप्त किया जाता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, जो खटास है वो आ चुकी थी हिंदू मुस्लिम के बीच में, जो बीज बो दिए थे ना नफरत के, वो अब बहुत बड़ा पेड़ हो चुका था। ठीक है, पेड़ हो चुका था। तो ये था बच्चों लेक्चर नंबर 9। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक का नीचे बटन होगा, दबा दीजिए, शेयर कर सकते हैं आप इसको, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये नोट्स टेलीग्राम पे हैं, ले लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।